हेलो सिविलियंस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज की इस नए वीडियो में, जहां हम स्टडी कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जहां पे ऑलरेडी 3 चैप्टर हमने देख रखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर, जो कि है फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रिक्शन और उसका एप्लीकेशन। फ्रिक्शन क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये सारी बातों को हम देखेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो फ्रिक्शन क्या है? एक नेचुरल इफेक्ट विच कॉजेज रेसिस्टेंस टू मोशन। एक नेचुरल इफेक्ट है जो क्या करता है, मोशन को रेसिस्ट करता है बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज जब आपस में मूव कर रहा होता है तो उसके बीच में एक रेसिस्टेंस डेवलप होता है, एक नेचुरल जो कि इफेक्ट के रूप में निकलता है, उसे कह देंगे फ्रिक्शन। उसके ये जो रेसिस्टेंस होता है उसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे होगा। दो बॉडीज है, यहाँ बॉडीज पे क्या होगा, इस दोनों के बीच में एक नेचुरल इफेक्ट क्रिएट होगा, जो इस इन दोनों के मोशन के इन दोनों के बीच का जो मोशन होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस मोशन को रेसिस्ट करेगा। ठीक है। इन मशीन्स वेयर फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल। मशीन्स में जहां फ्रिक्शन बहुत ही स्मॉल होता है एंड कैन बी नेग्लेक्टेड इज सेड टू बी आइडियल कंडीशन। तो जहां पे फ्रिक्शन कम होता है और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे कहेंगे आइडियल कंडीशन। एकदम आदर्श व्यवस्था है जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे आइडियल कंडीशन। एंड व्हेन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, जहां पे फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाएगा, द कंडीशन सेट टू बी रियल, तो मतलब वो कंडीशन आपको क्या है, रियल कंडीशन है। ठीक है। इन इंजीनियरिंग द डिजाइनर ऑलवेज वांट्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग में जो डिजाइनर होता है वो हमेशा चाहता है क्या, कि फ्रिक्शन को कम करे, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन के इफेक्ट को कम करे, बट नॉट टू बी जीरो, जीरो नहीं करे। ठीक है, रिड्यूस होगा लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज होल मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स विल अफेक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को समझने के लिए एक ब्लॉक कंसिडर करते हैं विच इज केप्ट ओवर अ रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पे लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, ईच बॉडी एग्जर्ट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। हर बॉडी क्या होगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जर्ट करेगा ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू बॉडीज इज इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो इस दोनों बॉडी पे एक्ट करेगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हेंस द कॉन्टैक्ट फोर्स ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वो एक न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, ये आपका फ्रिक्शन, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये फ्रिक्शन आपका एक्ट करेगा, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो किसी बॉडी पे एक्ट करेगा, मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो हो सकता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर भी हो जाए या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा सरफेस के, इंक्लाइंड होगा। ठीक है। द कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी डिसॉल्व बाय टेकिंग टू कंपोनेंट्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट लेंगे, वन एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस, एक उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एंड अनदर पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, दूसरा जो होगा कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक। Hence the perpendicular component of the contact force is called normal force. Hence the perpendicular component, जो contact force का perpendicular component होगा, is called, उसको बोलेंगे normal force, उसको बोलेंगे normal force। And the parallel component called friction, जो parallel component होगा उसको बोलेंगे friction, और कैन से tangential force, उसको क्या बोलेंगे, tangential force बोलेंगे और friction बोलेंगे। Generated between the contacting surface are called, उसको बोलेंगे friction forces। ठीक है। जो पैरेलल होगा उसको फ्रिक्शन बोल देंगे, जो उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा उसे बोल देंगे नॉर्मल फोर्स। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं क्या क्या होता है, कितने तरह के फोर्सेस होंगे आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो आपका एक हो गया ड्राई फ्रिक्शन। क्या हो गया, एक ड्राई फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। एक हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन, एक हो गया इंटरनल फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन में दो तरह का होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक एक को देखते हैं क्या क्या होता है। ड्राई फ्रिक्शन को बोलते हैं कूलम फ्रिक्शन में बोलते हैं। व्हेन एनी टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो सरफेस आर इन कांटेक्ट में होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है। और उसके बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। देन रेसिस्टिव टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। तो दोनों ही सरफेस पे क्या एक्ट होगा, एक रेसिस्टिव टेंजेंशियल फोर्स। ये आपका मान लीजिए दो बॉडी है, ये मूव कर रहा है,
दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। तो इस सरफेस पे ये जो सरफेस होगा कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, यहाँ पे एक रेसिस्टिव टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा दोनों ही सरफेस पे, जो कि इक्वल होगा मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको बोलेंगे ड्राई फ्रिक्शन और कूलॉम फ्रिक्शन। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? बाय कंसीडरिंग अ ब्लॉक ऑफ मास एम, मान लीजिए एक एम यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास एम है, वो रेस्ट कर रहा है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे कि फिगर 4.2 में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। अब ब्लॉक पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पी हमने लगा दिया इधर, विच मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू पी, जिसका मैग्नीट्यूड हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जीरो से पी, जीरो, फिर धीरे धीरे करते पी तक पहुंचाएंगे। एट पी फोर्स ब्लॉक स्टार्ट टू मूव, पी फोर्स जैसे ही पहुंचा, हमने ब्लॉक पे जैसे ही लगाया, वो क्या हुआ, मूव करने लगा एंड अटैन एन एप्रिसिएबल वेलोसिटी, और क्या हुआ, एक एप्रिसिएबल वेलोसिटी पहुंच गया। बाई ड्रॉइंग एफबीडी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के एफबीडी को अगर ड्रॉ करें एट एनी वैल्यू ऑफ फोर्स पी, फिर फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय प्लेन एफ। ठीक है। तो प्लेन एफ यहाँ पे पी फोर्स ऐसे लगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एफ लगा दिया। ठीक है। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज एग्जर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऑलवेज एग्जर्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एफ हम लगा रहे हैं। देयर इज नॉर्मल फोर्स, ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा एम, विच इज इक्वल टू एम जी, विच इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। ठीक है। नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा एम जी। ऑल्सो इधर ये भी क्या होगा, बॉडी पे परपेंडिकुलरली लगेगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, द टोटल फोर्स आर एग्जर्टेड बाय द सपोर्टिंग सरफेस। तो जो सपोर्टिंग सरफेस आपका जो सरफेस हो गया, जो टोटल फोर्स लगा रहा है, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, नॉर्मल फोर्स का और फ्रिक्शन फोर्स, वही हो गया टोटल फोर्स आर। यहाँ पे है फोर्स पी एक्टिंग ऑन मास एम, यहाँ पे लगाया, ये आपका आ गया एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा। ठीक है। और यहाँ पे एन लगा। ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट आर। नाउ रिकॉर्ड द फ्रिक्शन एफ एज द फंक्शन ऑफ पी। अब फंक्शन जो आपका फ्रिक्शन एफ है वो क्या है, पी का फंक्शन होगा। पी इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लीजिए पी जीरो है, मतलब कोई हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाया, तो उस टाइम में क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट में है, जब ब्लॉक रेस्ट में है तो कोई उसके रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है सरफेस के बीच में और ब्लॉक के बीच में, जो रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है उस टाइम। ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ पी इंक्रीजेस, अब जब पी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जनरेट होने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू पी। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो पी हो जाएगा टिल द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ठीक है। जब तक एफ ब्लॉक मूव नहीं करेगा, जब तक पी और एफ बराबर है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एंड द ब्लॉक रिमेन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, ब्लॉक क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा। अगर फर्दर हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे फोर्स पी को, तब क्या होगा, स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन रिड्यूसेस स्लाइटली, यहाँ पे फ्रिक्शन हल्का सा कम होगा, स्लाइटली होगा, एंड अब्रप्टली एंड देन बिकम कांस्टेंट, हल्का सा स्लाइटली कम होगा और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, एंड देन डिक्रीजेस मूव एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होने लगेगा। एंड दिस मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ एज शोन इन दिस फिगर। तो ये आपका ग्राफ बन सकता है, आपका पी फोर्स जीरो था, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो, यहाँ पे पी बढ़ाते गए, फ्रिक्शन बढ़ता गया, यहाँ पे जैसे ही पहुंचे जो इंपाइंडिंग मोशन होगा, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंचा वहां, उसके बाद हमने पी फोर्स जैसे ही बढ़ाया तो ये हल्का सा कम हुआ, यहाँ पे ऐसे कम हुआ और उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया। हालांकि ये कम होगा बाद में, लेकिन इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, इस पार्ट को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन टू बॉडीज डू नॉट स्लीप ऑन ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे पर स्लीप नहीं करता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। इन द एबव एफ वर्सेस पी ग्राफ, ये जो ऊपर में दिया हुआ है आपका फ्रिक्शन वर्सेस पी ग्राफ, द लीनियर वेरिएशन ऑफ एफ एंड पी, जो फ्रिक्शन और पी फोर्स का जो लीनियर वेरिएशन दिया हुआ है, दैट इज एफ एस इक्वल टू पी, shows the static friction range, shows the क्या शो कर रहा है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज को, स्टैटिक फ्रिक्शन रेंज को शो कर रहा है। एंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैन बी डिटरमाइंड, वो आराम से हम फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर। द वैल्यू कैन बी कमिंग आउट टू बी जीरो टू मैक्सिमम, जो वैल्यू है
वो अलग अलग पॉइंट पे जैसे जैसे पी हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और उसका रेंज भी क्या होगा, 0 से पी हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो क्या आएगा, एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा। म्यू क्या हो गया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द एबव इक्वेशन गिव्स ओनली द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो इक्वेशन है एफ एस मैक्स इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, ये क्या देगा, एक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन देगा, ठीक है। एंड इज अप्लाइड ओनली फॉर इम्पेंडिंग मोशन, ये क्या है, सिर्फ अप्लाइड होगा इस किस पॉइंट पे लगेगा, जब इम्पेंडिंग मोशन, जब मोशन होने वाला होगा तो जस्ट पहले, जब अर्ज होगा मोशन का, ठीक है, जब टेंडेंसी स्टार्ट होगा उस टाइम ये एक्ट करेगा, मोशन विद पीक फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू, और इस टाइम पीक फ्रिक्शन वैल्यू होगा। एंड फॉर नॉन इम्पेंडिंग मोशन, जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा नॉन इम्पेंडिंग मोशन के लिए, रिप्रेजेंटेड एज एफ एस, एफ इज इक्वल टू लेस देन म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन से कम हो जाएगा नॉन इम्पेंडिंग मोशन के लिए। ये था कहानी स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक है। तो हम देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। When two solid bodies slip over each other, जब दो सॉलिड बॉडीज क्या करता है, स्लिप करता है एक दूसरे पे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। बाय द एफ वर्सेस पी ग्राफ, तो फोर्स और पी ग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे, वी कैन से दैट आफ्टर द इम्पेंडिंग मोशन के बाद, कंडीशन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन एराइज करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूजुअली लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये यूजुअली क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स होगा। बस एफ एक्स एफ के इजकल टू म्यू के इनटू एन, एफ के इजकल टू क्या आ जाएगा, म्यू के इनटू एन, और म्यू के यहाँ पे है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू के जनरली क्या होता है, म्यू एस से कम होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट इन ब्लॉक, इंक्रीमेंट इन ब्लॉक वेलोसिटी रिजल्ट्स इन द डिक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है घटेगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर मेजर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड एक्सप्रेस्ड एट, द डायरेक्शन ऑफ resultant are, the direction of resultant are measures measure from the direction of normal force and expressed as, the direction of resultant are, ये जो r क्या करेगा, measure from the direction of normal force and इसको normal force के डायरेक्शन से measure करेंगे, tan अल्फा क्या आएगा, f अपन n, ठीक है, फ्रिक्शन अपन नॉर्मल। when static friction is maximum, जब static friction maximum होगा that is f s max is equal to क्या होगा, the angle alpha reaches maximum value phi s, तो एंगल अल्फा क्या होगा, रीच कर जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलेंगे phi s, तो tan phi s इक्वल टू क्या होगा, म्यू s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। when slippage is occurring, जब स्लिपिंग इज occurring, जब स्लिपिंग होगा तो अल्फा है द वैल्यू ऑफ phi k, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, phi k पहुंच जाएगा करस्पॉन्डिंग टू काइनेटिक फ्रिक्शन, तो tan phi k इक्वल टू म्यू k हो जाएगा, जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद का बात कर रहा है, ठीक है। तो phi s यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, phi k है एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आपका एंगल आ रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एन हो गया, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये वाला अल्फा आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बॉडी है जिसका मास क्या है 0.5 kg है, स्लाइड कर रहा है रफ इंटर सरफेस पे, फ्रिक्शन फोर्स क्या है 5 न्यूटन, देन फाइंड द एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद वर्टिकल एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स जी इक्वल टू, ठीक है। तो बॉडी का मास दिया हुआ 0.5 kg, और ये रफ इंटर सरफेस पे आपका ये यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स का मतलब कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा उसको बोलेंगे। एंड द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये पैरेलल होगा कांटेक्ट सरफेस के। एज द सरफेस हॉरिजॉन्टल है, एन इज वर्टिकली अपवर्ड, एन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, एंड फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम एन इज इक्वल टू mg, तो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, mg लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू सिंपल mg, और मास कितना दिया हुआ 0.5 kg, और जी हम ले रहे हैं 9.81, ये आ जाएगा 4.905 न्यूटन, ये आ गया आपका नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स इज 5 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। सिंपल पूछा है tan अल्फा निकालेंगे यहाँ से f अपॉन n, तो 5 अपॉन 4.905
यह हो जाएगा 1.019, अल्फा इजकल टू हो जाएगा 45.54 डिग्री। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है तो आर इजकल टू सिंपल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 7 मीटर। एक और क्वेश्चन दिया हुआ, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर अरेंज्ड एज ऑन द फिगर, ये दो ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ द ब्लॉक ए का कितना वेट है 2500 न्यूटन, ब्लॉक बी का वेट है आपका 1000 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 0.25 एंड म्यू बिटवीन द ब्लॉक ए एंड फ्लोर इज 0.3। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू मूव ब्लॉक ए। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी बताइए जिससे ब्लॉक ए मूव करने लगे। तो ब्लॉक मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू मूव ब्लॉक ए को मूव करवाना है, तो सिंपल हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे और मूव करवा देंगे। ये हो गया एफवीडी बना दिया हमने ब्लॉक के, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो अपने एफवीडी का बनाया तो एक पी फोर्स जो हम लगा रहे हैं ये हो गया, एक N2 जो कॉन्टैक्ट सरफेस लगाएगा ब्लॉक ए पे, ये वाला हो गया, ठीक है। इसका अपना एक mg लगेगा तो 2500, एक इसमें दो फ्रिक्शन लगेगा, एक टॉप बी सरफेस बी ब्लॉक है वो लगाएगा, FR1 बोल देंगे इसको, और FR2 निकालेंगे। तो ब्लॉक बी क्या क्या होगा, FR1 क्या होगा म्यू इंटू N1 म्यू एस जो कि दिया हुआ है 0.25, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ए एंड बी 0.25 दिया हुआ, तो 0.25 इंटू N1, ठीक है, 250 न्यूटन। FR2 समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू जो जीरो कर दिया हमने, तो क्या होगा FR1 माइनस टी। तो पहला हमने इक्वेशन बी में ब्लॉक बी में इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाला, तो इसको समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, F1 इक्वल टू टी आ जाएगा। तो F1 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, 250 न्यूटन। फिर फ्रॉम ब्लॉक के समेशन ऑफ V0 निकालेंगे हम, समेशन ऑफ V0 ब्लॉक बी को कंसीडर करते हुए इसको, तो क्या होगा N2 माइनस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 प्लस N1, यही है, N2 माइनस 2500 माइनस N1 इक्वल टू 0, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 2500 प्लस N1, और N1 ऑलरेडी निकाल चुके हम 2500 प्लस 1000, ठीक है। FR2 आ गया इतना, यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द 1200 न्यूटन वेट बुक ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो यहाँ पे सिंपल एफवीडी ड्रॉ करेंगे और निकाल देंगे। यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे, समेशन ऑफ fxy0 fy0, और या अलोंग द इंक्लाइन हम लिख सकते हैं इसको। तो ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन? Fluid frictions occur in between the adjacent layer of fluid when it is moving with different velocity. तो फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? अकर इन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के एडजेसेंट लेयर के बीच में आकर होगा फ्लूइड फ्रिक्शन। when it is moving with different velocity, जब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब वहां पे क्या होगा, एक एडजेसेंट लेयर के बीच में एक फ्रिक्शन लगेगा। द मोशन कॉजेज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन फ्लूइड एलिमेंट्स, ये मोशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कॉज करेगा बिटवीन फ्लूइड एलिमेंट्स, एंड these friction forces depend on the relative velocity between layers, ठीक है। if velocity become zero, velocity अगर जीरो हो जाए, there is no friction force available, अगर velocity जीरो हो जाए ना तो कोई frictional force एक्ट नहीं करेगा। this frictional force also depends upon the viscosity of the fluid, ये जो frictional force है ये किस पर डिपेंड करेगा, upon the viscosity of the fluid, fluid के viscosity पर डिपेंड करेगा। in fluid mechanics the detail is done on fluid friction, fluid mechanics में हम क्या करेंगे, fluid friction पर स्टडी करेंगे fluid mechanics में। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है? सॉलिड मटेरियल्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग कॉजेज इंटरनल फ्रिक्शन, वह सॉलिड मटेरियल्स जहां पे एक साइक्लिंग लोडिंग लग रहा होता है उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होगा। फॉर इलास्टिक मटेरियल के लिए द लॉस ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो बहुत ही कम होगा, लेस होगा, ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन के कारण। एंड इन प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है, द डिफॉर्मेशन एंड द लॉस ऑफ एनर्जी आर कंसिडरेबली हाई, loss due to the internal friction, and in plastic material the deformation and the loss of energy are considerably high, ठीक है। the phenomenon of internal friction is associated with the action of shear deformation, तो जो internal friction का phenomena होता है वो किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है with the action of shear deformation से। a detailed study of internal friction is done in material science, और जो internal आपका डिफॉर्मेशन का स्टडी करते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन का वो करते हैं मटेरियल साइंस में, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट था। फ्रिक्शन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो एक हो गया आपका वेजेस
ए वेज इज अ वेरी सिंपल टूल। वेज क्या है, एक वेरी सिंपल टूल है, होता है यूज टू रेज हेवी लोड्स। अगर हेवी लोड्स उठाना है तो वेज का इस्तेमाल करेंगे। यूज इन मैकेनिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है या एवरीडे लाइफ में, जैसे कि डोर स्टॉपर्स हो गया, डोर स्टॉपर्स हो गया। वेज वेजेस लार्जली डिपेंड ऑन फ्रिक्शन। तो वेजेस क्या है, लार्जली डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन प्रिवेंट्स द वेज फ्रॉम स्लाइडिंग। फ्रिक्शन जो है वेज को प्रिवेंट करता है स्लाइडिंग से। यहाँ पे देख सकते हैं ये वेज हो गया आपका, ठीक है। Figure 4.5 shows a wedge is used to lift a large block mass M, where the vertical load of the block on the wedge is mg। तो फिगर 4.5 में ये दिखाया गया है कि कैसे वेज जो है एक हेवी ब्लॉक ऑफ मास m को लिफ्ट कर रहा है, उसकी मदद से हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसका वेज जो वर्टिकल लोड लग रहा है ब्लॉक का वेज पे mg लग रहा है। एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स p रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक। अब हम क्या निकालेंगे, एक मिनिमम फोर्स p निकालेंगे जो रिक्वायर्ड होगा उस ब्लॉक को रेज करने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ईच पेयर ऑफ सरफेस, हर सरफेस के लिए क्या होगा, म्यू इज tan phi होगा, ठीक है। नाउ ड्रॉ द एफबीडी ऑफ वेज। अब हम क्या करेंगे, वेज का एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एंड ब्लॉक रिएक्शंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ phi फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नॉर्मल्स एंड आर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। एफबीडी ऑफ वेजेस क्या है, ये आपका हो गया mg बन रहा है यहाँ पे। तो ये आपका R3 दो तरह से फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ये आपका वेज हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ब्लॉक पे यहाँ पे P फोर्स हम लगा रहे हैं, ये R2 फोर्स लग रहा है ऊपर से और नीचे से R1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के क्या कर सकते हैं, इस पे mg लगा एक, mg R2 और R3, ठीक है। ये आपका हो गया इसका, और यहाँ पे लगा दिए इसका। we neglect the mass of the wedge। wedge के मास को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। and by FBD we can write the equilibrium equations by equating to zero the sum of the forces vector acting on each bodies, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नेग्लेक्ट कर देंगे द मास ऑफ द वेज एंड बाय FBD वी कैन राइट। हम FBD ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के बाद उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। जितना भी फोर्स वेक्टर आएगा सबको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और इस कंडीशन से क्या होगा, R2 कैन बी फाउंड फर्स्ट। पहले हम R2 निकाल लेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ mg इज नोन, क्योंकि mg का वैल्यू पता है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, R2 निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग R2 को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ फोर्स P कैन बी डिटरमाइंड। इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम। ना फोर्स P इज रिमूव्ड, अब फोर्स P रिमूव करेंगे एंड वेज रिमेन्स इन प्लेस। देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज इज रिक्वायर्ड इक्वल टू रिएक्शंस R1 एंड R2 टू बी कोलिनियर एंड द वेज एंगल अल्फा इज टेकन एज लेस देन 5, ठीक है। ये पूरा इसका डेरिवेशन है, तो इसको यहाँ पे दिया हुआ इसका एंगुलर पोजीशन ऑफ वेज, ठीक है। तो इतना डिटेल में पढ़ना इसको छोड़ दीजिए। Determine the least force P required to move the block if the coefficient of static friction for both wedges surface 0.3 and if the coefficient of static friction between the block and the horizontal surface 0.6। यहाँ पे निकालना है उसको मूव कराने में कितना फोर्स P लगाना पड़ेगा, तो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आपका जो PDF है ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। वहां से आप लोग इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल बेल्ट क्या होता है, whenever any flexible member like a belt or rope passes over any circular member, किसी सर्कुलर मेंबर पे जैसे कि पुली हो गया, सिलेंडर हो गया, ड्रम हो गया, and either there is a relative motion or the tendency of relative motion between them, then a frictional force develops over the length of contact opposite to relative motion called belt friction, ठीक है। जब भी कोई फ्लेक्सिबल मेंबर जैसे कि बेल्ट हो गया या रोप हो गया वो पास करता है किसी भी सर्कुलर मेंबर से जैसे कि पुली, सिलेंडर और ड्रम, तो क्या होगा, एंड आइदर देयर इज अ, या कोई भी रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा उनके बीच में, एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा ओवर द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। जितना कॉन्टैक्ट है उस लेंथ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, उसे कहेंगे बेल्ट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की कैलकुलेशन क्या करेंगे, एक हम ड्रम कंसीडर करेंगे। लेकिन ये पूरा डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे तो जो भी आपका जेई का क्वेश्चन है वहां सॉल्व आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये फाइनली रिलेशन आ जाएगा T2 इक्वल टू T1 E म्यू बीटा, ठीक है। तो बीटा यहाँ पे क्या है, टोटल एंगल ऑफ बेल्ट कांटेक्ट एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस इफ रोप वर रैप्ड अराउंड ड्रम n टाइम्स देन बीटा वुड बी 2 pi n, ठीक है। इक्वेशन 4.5 इज वैलिड फॉर द नॉन सर्कुलर सेक्शन एंड वेल एज वेल नॉन सर्कुलर सेक्शन के लिए वैलिड होगा।
एंड इफ आर इज नॉट प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे इस पे उसी बेस पे क्वेश्चन है, तो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रोलिंग रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रोलिंग रेसिस्टेंस इज जनरेटेड बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस अंडर रोलिंग। रोलिंग लोड जब लोड रोल करेगा किसी भी सरफेस पे, तब जाकर जो रेसिस्टेंस डेवलप होगा उसको बोलेंगे रोलिंग रेसिस्टेंस। व्हेन अ व्हील ऑफ डब्ल्यू वेट, किसी व्हील है मान लीजिए डब्ल्यू डी वेट का और रेडियस आर है, वो पुल्ड आउट ऑफ द डिप्रेशन। ठीक है, वो डिप्रेशन से पुल आउट करेंगे एंड ओवर द पॉइंट ए बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज द व्हील रोल्स, सम ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज गिवन बाय सम ऑफ द मोमेंट क्या होगा? समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओमेगा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी आर कॉस थीटा होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, या मान लीजिए डिप्रेशन से बाहर निकलना है, पी फोर्स ऐसे लगा, आर इसका रेडियस हो गया, डब्ल्यू इसका वेट हो गया, ए हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो रोलिंग रेजिस्टेंस निकालने की क्या करेंगे? चूंकि डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो पी ए आ जाएगा डब्ल्यू ए अपन आर। ठीक है, और यहाँ से पी इजकल टू आ जाएगा म्यू आर इंटू डब्ल्यू। ये क्वेश्चन सर फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो एज्यूम अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। एज्यूम करना है क्या? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस को एज्यूम करना है। सी द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का पॉसिबल डायरेक्शन देखिए, अप्लाई फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, और उस मोशन के हम अपोजिट में अप्लाई कर देंगे। फॉर सिंगल ब्लॉक की बात करें, एम ये हो गया, एफ हो गया फोर्स अप्लाइड, एफ आर हो गया फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ सिंगल ब्लॉक एफ इज टू एफ आर हो गया। ठीक है, फॉर ब्लॉक ऑन द ब्लॉक, ये आपका एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा गया है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो नीचे जो सरफेस है वो लगाएगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, एफ आर टू इस पे लगेगा, और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है नीचे वाले पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रिक्शन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। जब अपर ब्लॉक में फोर्स लगा रहा है तब इस तरह का डायरेक्शन फोर्स हो जाएगा। सिंपल करना है क्या? आपको रिलेटिव मोशन फाउंड करना है कि डायरेक्शन क्या है, फिर उसका अपोजिट लगा देना है। ठीक है, साइक्लिक व्हील्स है यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन साइक्लिक व्हील। तो साइक्लिक व्हील्स में क्या होता है? जो आगे वाला व्हील होगा उसमें पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, और जो पीछे वाला व्हील है उसमें आगे की तरफ लगेगा। ये आपका हो गया ब्लॉक ऑन ट्रायंगुलर वेजेस। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जो भी थ्योरी पार्ट था वो हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। तो वहाँ पे आपका जो ये चैप्टर था फ्रिक्शन एंड एप्लीकेशन वो खत्म होता है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से लेकर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर जो 2 चैप्टर बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। अगले 2 वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।